सुनो 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 फ्रांस के लोगों, साल है 1789 और हमारा देश बहुत बड़े संकट में है। लोग भूख से तरस रहे हैं और हमारे राजा और रानी शानो फकत से जी रहे हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। हेलो क्लास, मैं हूं सतीश। वेलकम टू एडोस्फीयर। आज हम बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक घटना की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक ऐसा समय जब फ्रांस के लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, समानता के लिए लड़े और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें अनफेयर हैं, जैसे कि हमारे घर या स्कूल के रूल्स? सोचिए, अगर पूरा देश ऐसा ही सोचने लगे तो क्या कर सकते हैं? आपके हिसाब से लोग अपने ही राजा के विरुद्ध विरोध क्यों करेंगे? अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए, तुम फ्रांस के गरीब किसान हो जिसे अपने परिवार का पेट पालने में भी दिक्कत हो रही है। तुम भारी भरकम टैक्स भर रहे हो, जबकि नोबल्स और क्लर्क्स यानी कि अमीर लोग और चर्च के लोग कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तुम्हारे राजा यानी कि लेजी द 16, वही लुइस 16 और लेट द मीट केक वाली मेम साहब यानी कि मैरी एंटोनेट, वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं और तुम यहाँ पे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे हो। तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम क्या करोगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक राजा को हटाने की बात नहीं थी, ये एक सोच थी आज़ादी की, समानता यानी कि इक्वालिटी की और भाईचारे की। ये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की कहानी थी जो नई दुनिया का निर्माण करना चाहते थे। अगली कुछ क्लासेस में हम जानेंगे कि इस महान क्रांति के पीछे का कारण क्या था, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई और ये सिर्फ फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो क्या आप तैयार हैं समय की यात्रा पे चलने के लिए? बास्टील जेल का गिरना, रेन ऑफ टेरर और नेपोलियन का उदय, सब कुछ जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जाएंगे सब्जेक्ट के कोर में, नंबर लाएंगे हाईएस्ट स्कोर में। वेलकम टू एडोस्फीयर गाइस, वंस अगेन आई एम सतीश, your assistant educator, and today we are going to start the first chapter of class 9, the French Revolution. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन बेटा जनरली एक, जब कुछ बहुत सारे लोग है ना, मेनी पीपल किसी पॉलिटिकल सेटअप को बहुत कम टाइम में चेंज करने की कोशिश करते हैं या चेंज करते हैं, तो हम उसी को रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। मेनी पीपल चेंज पॉलिटिकल सेटअप है ना, इन लेस टाइम, ठीक है, या कम टाइम, लेस टाइम में, है ना। और अब आप बोलेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। अगर आपसे कोई जनरली पूछ लेता है ऐसे चलते चलते, कोई पूछेगा नहीं वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फिर भी आपको जानना जरूरी है बेटा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो फ्रांस एक यूरोपियन नेशन है जो कि यूरोप में है, और फ्रांस में पहले मोनार्की थी यानी कि राजा का रूल होता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और फिर फ्रांस अपना रिपब्लिक नेशन बन जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की इज कॉल्ड ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप जनरली फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो ऐसे। आज हम जनरली दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बेटा 18th सेंचुरी पहले तो मैं आपको बता दूं 1701 से लेकर के 1799 तक का पीरियड, और लेट 18th सेंचुरी अगर देखा जाए तो 1770 से लेकर के 1799 तक का पीरियड, लेट 18th सेंचुरी मतलब आधे के बाद वाली, है ना। और दूसरा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब वो ऐसी कौन सी घटना थी या ऐसा कौन सा मूवमेंट था जब रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, मतलब आग में चिंगारी कब लगी, है ना। इस चैप्टर को हम मतलब जनरली 3 पार्ट में अगर देखें तो कवर करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखनी है, ऑन 14 जुलाई 1789। मैं आपको इस चैप्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनकी एक डेट शीट दे दूंगा जिसमें सारी डेट्स रहेंगी, मेंशन रहेंगी, और आपको वहां से वो डेट याद करने में आसानी होगी। आपको बस एक बार भी पढ़ना रहेगा उन डेट्स को, ठीक है।
तो ये 14 जुलाई 1789 का डेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो है मतलब तारीख इतनी ऐतिहासिक क्यों मानी जाती है, मैं बताता हूँ आपको। देखो जो 14 जुलाई 1789 है ना, फ्रांस में ये डेट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, मतलब आफ्टर और बिफोर। इसके पहले फ्रांस कैसा था, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस के लोग कैसे थे, है ना, इस बारे में हम मतलब बात करेंगे। और ऑन दिस डे मतलब 14 जुलाई 1789, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा। फ्रांस बिफोर में हम जानेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, कैसे सोसाइटीज डिवाइड थी, जैसे कि हमारे इंडिया में है। चलिए देखते हैं 14 जुलाई 1789। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है मतलब इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, मतलब कुछ इस डेट के पहले, इस डेट के बाद और इस दिन क्या होता है। मतलब हम बिफोर वाले में ये वो पार्ट्स पढ़ेंगे कि वो क्या क्या घटनाएं होती हैं कि फिर वो चीजें इस तारीख को आती हैं, और मतलब मेनली जो चीज होना होता है इस तारीख को वो होता है। और होता क्या इस तारीख को, ये होता है किंग कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन सिटी। जो राजा थे लुइस 16 यानी कि लीजर 16, उन्होंने आदेश दिया ट्रूप्स को यानी कि सैनिकों को सिटी में जाने के लिए। सिटी में क्यों जाने के लिए, या लोगों के खिलाफ अपने ही लोगों को मारने के लिए क्यों आदेश दिया बेटा। जो टाउन हॉल था, टाउन हॉल के सामने 7,000 पीपल्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। 7,000 men and women are protesting in front of town hall and forms people's militia. ओके, उन्होंने पीपल्स मिलिटिया फॉर्म की, पीपल्स मिलिटिया फॉर्म की हुई थी। मतलब जनरली बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको पीपल्स मिलिटिया यहाँ पे टर्म दिया गया है ना। They destroyed government buildings in search of arms and group of 100 people marched to Bastille. जब ये खबर उन लोगों में फैलती है कि जो है राजा के सैनिक आ रहे हैं उन पे वॉर का मतलब हमला करने के लिए, तो वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय इसलिए करते हैं क्योंकि वो आर्म्स और एमुनेशन की खोज में, मतलब आर्म्स एमुनेशंस गोला बारूद, गोला बारूद ये ज्यादा बेटर है ना। गोला बारूद की खोज में ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और 100 पीपल मतलब 100 लोग, लगभग लगभग 100 लोग बास्टील। बेटा बास्टील जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे, बास्टील एक फोर्ट था, है ना, जो कि एज अ प्रिजन यूज होता था, प्रिजन यूज होता था। और इसमें कैदी रहा करते थे, मतलब जितने भी प्रिजनर्स थे, जैसे कि जेल होती है ना, आप इसको जेल कह सकते हो, प्रिजनर्स यहाँ पे रहा करते थे। एंड करीब करीब 100 लोग इस पे मतलब हमला करते हैं, जो कि इसी मतलब 7,000 लोगों में से थे, कॉमन लोग, है ना। हमला करते हैं और यहाँ का जो कमांडर होता है ना, यहाँ का हेड होता है, उसको मार देते हैं। और इसमें जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको फ्री करा देते हैं, ठीक है। और प्रिजनर्स बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं। और जो कंट्री साइड है और पेरिस सिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भी है, मतलब राइट्स होने लगते हैं, है ना, राइट्स। इसलिए राइट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। हाई क्यों हुई थी वो हम आगे जानेंगे डिटेल में, है ना। और जो इतिहासकार थे, इतिहासकार हिस्टोरियंस, so at the beginning of chain of event that led to execution of king of France, हिस्टोरियन ने इसे कुछ इस तरह देखा कि ये मतलब ये उस चेन की शुरुआत है, इनिशिएशन है उसका, कि जो जिसका रिजल्ट फ्रांस के राजा को उसकी गद्दी से हटाना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है पहला टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। वही लेट 18th सेंचुरी मतलब 1770 से लेकर के 1799 तक। इन 1774 Louis XVI from Bourbon dynasty became the king of France at age of 20। ये डेट बेटा आपको याद रखनी है, 1774 में लुइस 16 यानी कि लीजिए 16
जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैसे कि आपने क्लास 6 7 8 में पढ़ा हुआ चोल डायनेस्टी, पांड्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी। वही वही जो बिस्किट खाते हो तुम, हाँ वही उस डायनेस्टी का था ये। और ये बनता है किंग ऑफ फ्रांस। कब किंग, मतलब फ्रांस का किंग बनता है एट द एज ऑफ 20। 20 की उम्र में ये फ्रांस का किंग बन जाता है। आप 20 साल की उम्र के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? 20 साल की उम्र का बच्चा जनरली खुद को मैनेज करने लायक नहीं होता, है ना। वो खुद को नहीं चला सकता ढंग से, तो उसको आप पूरा देश दे रहे हो चलाने के लिए। आपको लगता है वो ऐसा कर पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। और फिर उसकी शादी किससे होती है? उसकी शादी होती है मैरी एंटोनिट्स, जो कि थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, है ना। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस लेटर बिकेम क्वीन ऑफ फ्रांस। बाद में ये जो है फ्रांस की रानी बन जाती है। पहले राजकुमारी थी, फिर उनका ब्याह रचाया जाता है लुई 16 जी के साथ, और फिर वो बन जाती है फ्रांस की महारानी। महारानी महाराजा दोनों ही एक ही कैटेगरी के थे, मतलब ये इसको, मतलब राजा के अलावा बाकी सारे गुण थे इस बंदे के अंदर, लुई 16 के अंदर। और ये तो मतलब लेट द मीट केक वाली मेम साहब थी ही, है ना। अगर रोटी नहीं मिल रही है तो आप केक खाओ ना। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बेटा जब लुई 16 यहाँ का राजा बनता है फ्रांस का, तो फ्रांस में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं हम जानेंगे। जब लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है तो फ्रांस हैड नो मनी। फ्रांस के पास कोई पैसे नहीं थे, ठीक है। फ्रांस के पास कोई पैसे नहीं थे। इसके जनरली 4 रीजन हैं। जो पहला रीजन है बेटा, पहला रीजन जो कि ये है, वॉर्स हैज एग्जॉस्टेड द कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेटा फ्रांस को वॉर लड़ना बहुत पसंद था। वो हर जगह वॉर में इन्वॉल्व हो जाया करता था। उसको मतलब अपनी प्रजा को नहीं देखना है। जो लुई 16 था, उससे अपनी प्रजा नहीं देखी जाती थी। उसे बस दो काम अच्छे लगते थे, पहला तो वॉर लड़ना, और दूसरा अपनी बीवी को देखना, अपनी बेगम को देखना, मतलब मैरी एंटोनेट को देखना, उसका ध्यान रखना, और वॉर लड़ना। बस इसको दो काम आते थे। कंट्री को नहीं देखना है, अपने लोगों को नहीं देखना है। ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखना, तो काम आएंगी। तो वॉर एज एक्सटॉर्टेड, देखो बेटा, वॉर जब होती है ना तो कंट्री, जिससे भी वॉर होती है, जो वॉर जीतता है, जो वॉर हारता है, जो फाइनेंशियल दिक्कत आती है ना वो दोनों तरफ आती है। क्योंकि आपके अगर सोल्जर लड़ रहे हैं तो आपको पैसे उनको देने पड़ेंगे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, बाकी गोले बारूद की व्यवस्था, ये सब तो जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना, या गवर्नमेंट को या राजा को, है ना। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा, लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द लग्जरियस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। बेटा लग्जरियस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था वो जनरली ऐसा पैलेस था, या मतलब जहाँ पे फ्रांस के राजा रहा करते थे, और वो बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत आलीशान था, है ना। वो कहावत होती है ना कि हाथी पालना बड़ी बात नहीं होती, उसको खिलाना बड़ी बात होती है। तो सेम सिचुएशन कुछ यहाँ पे भी थी कि जो पैलेस ऑफ वर्साइल है वो बहुत बड़ा था, लेकिन अब कोई चीज बहुत बड़ी है तो फिर उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत हाई जाएगा, है ना। तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते थे फ्रांस के। अब सोचो कितना बड़ा वो रहा होगा कि कंट्री को उसको मेंटेन करने में उसका पैसा खर्च हो जा रहा है, और वो उस कंट्री पे इफेक्ट डाल रहा है। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है, फ्रांस हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन, एडिंग 1 बिलियन लिब्रे टू एन ऑलरेडी 2 बिलियन लिब्रे डेप्ट। देखो फ्रांस बेटा उसको वॉर लड़ने जनरली पसंद है, और अमेरिका जो है ब्रिटेन के, अमेरिकन की जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वो ब्रिटिश के अंदर हुआ करती थी। जैसे कि हमारी इंडिया बहुत टाइम पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब ब्रिटेन का रूल था, वैसे ही अमेरिका में भी ब्रिटेन का रूल हुआ करता था। तो फ्रांस ने जनरली अमेरिका की हेल्प की ब्रिटेन से छुटकारा छुटकारा पाने के लिए, और इस चीज ने फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज और मतलब ऐड कर दिया, जबकि उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज पहले से ही मौजूद था, मतलब 2 बिलियन लिब्रे
प्लस 1 मिलियन लिबर का, है ना, बराबर 3 बिलियन लिबर का। देखो 2 + 1 3, ओके। मैथ तो आती होगी तुम लोग को, है ना। बाकी हमारा जो चौथा पॉइंट था, लेंडर्स इंक्रीज लोन इंटरेस्ट एट 2 10% मेकिंग रीपेमेंट डिफिकल्ट। जो लेंडर्स थे यानी कि जिन्होंने मनी दी हुई थी, मतलब जिन्होंने पैसे उधार दिए हुए थे, उनका क्या सीन था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 10% बढ़ा दिया। मतलब अगर फ्रांस ने मानो 1,000 रुपए लिए हैं, है ना, तो उसको हर महीने के 100 रुपए देने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा 10%। भाई अब इतनी मैथ तो पड़ी होगी, जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ये चार रीजन थे, चार मेजर रीजन थे। तो आओ हम देखते हैं एक बार जो क्या क्या रीजन थे, है ना। देखो टोटल 4 रीजन थे। पहला रीजन क्या था? वॉर। फ्रांस को वॉर लड़ना बहुत पसंद था। दूसरा रीजन क्या था? मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स। तीसरा रीजन क्या था? हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज, है ना, हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज। और चौथा रीजन क्या था? 10% इंटरेस्ट रेट। तो 10% इंटरेस्ट था, वो चौथा रीजन था। तो जनरली 4 रीजन थे। आप इसमें अगर पूछता है आपसे, तो आप इसमें चौथा रीजन भी ऐड कर सकते हो। और पांचवा रीजन अगर आपको ऐड करना है, तो पांचवा रीजन आप जनरली कर सकते हो कि जब वॉर लड़ते टाइम फ्रांस को जो है अपने ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ये एक पॉइंट है ना, रुको मैं इसको अलग लिखता हूँ। ई, है ना, आर्मीज के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑफिसेस, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज पे, यहाँ पे भी जो है फ्रांस की गवर्नमेंट के पैसे लग रहे थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर जनरली देखो बेटा 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वैसे तो 3 ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, मैंने आपको 4 बता दिया है। तो ये 4 आपको मतलब ये आपको याद रखना है, जनरली दिमाग में आपको रखना है, ये पेपर में आ सकता है। अब देखो फ्रांस तो एक तरफ कंगाली पे चल रहा था, है ना। अब अगर देखो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपको अगर पैसे लाने हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई इनकम का सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो गवर्नमेंट का क्या होता है या राजाओं का क्या होता है कि उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो टैक्स को बढ़ा देते हैं। और यही कुछ किया फ्रांस के राजा लेजी द 16 ने। तो फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स मनी ऑन रिपेइंग लोन्स। तो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उसको अपने बहुत सारे पैसे लोन्स को चुकाने में खर्च करने पड़ रहे थे, जो कि लोन्स लिया था उसने 3 बिलियन लिब्रे का, है ना। 3 बिलियन लिब्रे का। इसको चुकाने में उसको बहुत सारे पैसे लग रहे थे, क्योंकि बेटा 10% इंटरेस्ट भी लग रहा था, है ना। तो टू कवर एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, जो कि थे आर्मी के, है ना, कोर्ट के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के और यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। गवर्नमेंट ने अब टैक्स को तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये जो टैक्स था, ये बस कॉमन पीपल देते थे। कॉमन पीपल मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप जहाँ पे रहते हो, ठीक है, वहां पे जो सबसे अमीर लोग हैं, मतलब जो उस एरिया के सबसे अमीर लोग हैं वो, और जो मंदिर या मस्जिद के लोग हैं वो, इन लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी और जितने भी कॉमन लोग हैं, जिनके छोटे से घर हैं, जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हीं से बस टैक्स लिया जा रहा है। तो ये क्या फेयर है? ये अनफेयर है ना। यही चीज हो रही थी कुछ फ्रांस में। फ्रांस में भी अब यही हो रहा था कि ओनली कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, व्हाइल नोबल्स एंड क्लर्कीज वर एक्सटेम्प्ट।
मतलब बस कॉमन पीपल यानी कि थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स को पे कर रहे थे। ये चीज हम आगे समझेंगे। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, जो कि हम जस्ट उसके बाद ही समझने वाले हैं। बेटा जो टैक्सेस थे वो दो टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, एक टाइथ और एक टाइल। जो टाइथ था वो चर्च को जाता था, मतलब 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, है ना, ये चर्च को देना पड़ता था। मतलब अगर एग्रीकल्चर, मतलब आप किसान है, किसी चीज की खेती कर रहे हैं, तो उसका 1/10 भाग वो आपको चर्च को देना पड़ता था, है ना। और जो टाइल था वो डायरेक्टली स्टेट को टैक्स दिया जाता था। बेटा जो टैक्स था, मतलब राजा ने टैक्स बढ़ाने का सोचा, लेकिन जो टैक्स बढ़ाने की पावर थी वो राजा के पास नहीं थी। मतलब किंग हैज नॉट द पावर टू इम्पोज टैक्स, ये आपको याद रखना है। किंग के पास ये पावर नहीं थी कि वो टैक्स को इम्पोज कर सके। टैक्स को इम्पोज करने के लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती। हाँ, लेकिन उसके पास ये पावर थी कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला सके। मतलब देखो, मिला जुला के बात वही हुई कि अगर वो चाहेगा तो टैक्स इम्पोज होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं इम्पोज होगा। क्योंकि स्टेट की जनरल मीटिंग में भी क्या सीन था मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बाद। स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती थी, है ना। वहां पे बेटा सीन कुछ ऐसा था, तीनों स्टेट्स के लोग रहते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के। फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकंड स्टेट के 300 लोग और थर्ड स्टेट के 600 लोग। जो फर्स्ट स्टेट के 300 लोग थे उनका मतलब 300 लोगों का एक वोट माना जाता था, सेकंड स्टेट के 300 लोगों का एक वोट माना जाता था और थर्ड स्टेट के 600 लोगों का एक वोट माना जाता था। और ये लोग आपस में साठ गांठ कर लेते थे। और मतलब जो राजा का फैसला होता था या टैक्स को इम्पोज करने का फैसला होता था, उसी पे मतलब बहुमत दे दिया करते थे। हम आगे जानेंगे इसके बारे में अच्छी तरह से। अब फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर, द थ्री स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लर्की, जो कि चर्च के ऑफिशियल्स थे, वो पे टैक्स नहीं पे किया करते थे। सेकंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी, यानी कि अमीर लोग, लैंडलॉर्ड्स हो गए, रिच लैंड ओनर्स, है ना, वो पे टैक्स नहीं पे किया करते थे, है ना। और थर्ड स्टेट जो कि मतलब जिनको सबसे ज्यादा सप्रेस किया गया, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया गया, बस यही टैक्स दिया करते थे। इसमें पीजेंट्स आते थे, मैं बताता हूँ आपको। पीजेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स, आर्टिशियंस, मर्चेंट्स, ये सारे जो है थर्ड स्टेट में आया करते थे। मतलब ये कॉमन पीपल ऐसा आया करते थे, है ना। देखते हैं हम क्या स्ट्रक्चर है, इसको एक डिटेल में देखते हैं। ये देखो, जो फर्स्ट स्टेट है, comprises of the clergy, include bishops and priests, held significant wealth and power। बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो फ्रांस में जो थ्री सोशल स्ट्रक्चर थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, एक मिनट ये सब कुछ साफ करने दो फिर बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास फ्रांस की टोटल 60% लैंड थी, और जो थर्ड स्टेट था इसके पास बस 40% लैंड थी। जबकि इसकी जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन 90% थी। और जो मतलब ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला के, मतलब पहले और दूसरे को मिला के इनकी टोटल पॉपुलेशन 10% थी। मतलब 10% पॉपुलेशन पे 60% लैंड, और चाल जो है फिर 90% पॉपुलेशन पे 40% लैंड। ये मतलब बहुत ही बेटा खराब सिस्टम था, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अपने दिमाग में इसको बैठा के रखना है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट, इनकी जो पॉपुलेशन थी, है ना,
पॉपुलेशन इनकी जो थी वो 10% थी, और इनके पास जो लैंड थी, है ना, लैंड थी वो 60% ऑफ द लैंड ऑफ कंट्री, है ना। और जो हमारा थर्ड स्टेट था, यानी कि कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे उनके पास लैंड तो थी बेटा बस 40%, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो थी वो 90%। मतलब ये डिफरेंस देख रहे हो, 90% लोगों के पास बस 40% जमीन, और 10% लोगों के पास 60% जमीन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसकी वजह से जो फ्रांस में इनस्टेबिलिटी पैदा होती है, एक जो है मेजर रीजन है फ्रांस में इनस्टेबिलिटी पैदा होने का। हम देखते हैं, जो मतलब आप देखते हैं यहाँ पर, देखो, कंप्राइज फर्स्ट स्टेट क्लर्क्स इसमें आते थे। रोल इन सोसाइटी इनका क्या होता था, प्रोवाइड स्पिरिचुअल गाइडेंस, ओन्ड वास्ट लैंड, बहुत सारी ये जमीनें वो मतलब ओन क्या करते थे। एक्सम्पशंस, मतलब क्या क्या चीजें थी जो ये मतलब नहीं करते थे, जो कि कॉमन पीपल करते थे, जिन कोई टैक्स नहीं दिया करते थे, और इनको स्टेट से सपोर्ट मिला करता था, मतलब गवर्नमेंट से सीधे सपोर्ट मिला करता था। सेकंड स्टेट मतलब नोबल्स, यानी कि रिच लैंड ओनर्स, include dukes, earls and barons, had privileges over commoners. इनके पास privileges थे, मतलब जैसे कि राजा का बेटा राजा, ये इस टाइप वाले। Wealth and influence, owned large estate and land, control local resources. इनके पास मतलब बहुत ज्यादा लैंड होती थी, और बहुत मतलब स्टेट ये ओन किया करते थे। कंट्रोल लोकल रिसोर्सेज, जितने भी मतलब उस एरिया के लोकल रिसोर्सेज थे वो मतलब उस पे इनका कब्जा हुआ करता था। एग्जम्पशंस, कोई टैक्स नहीं देते थे। एंजॉय स्पेशल राइट्स एंड पोजीशंस, मतलब कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई जमींदार है, ये सारी पोजीशंस और स्पेशल राइट्स होते थे, जैसा कि आप लोगों ने कहा, कोई टैक्स नहीं देना है। जो थर्ड स्टेट बेटा है ना, इंक्लूड पीजेंट्स, अर्बन वर्कर्स एंड बोर्गियोस। क्या है ये भाई, छोड़ो इसको यार, पढ़ने में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। Diversity within the state. Peasant faced hardship and फिर वही चीज आ गई यार, ये है क्या? What is it? बताना, बताना, बताना क्या है ये? हाँ बेटा देखो, बोर्जियोइसी है ये। इसके हेड ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, मतलब बोर्जियोइसी मतलब आप ये कह सकते हो, जैसे कोई भी एक सोसाइटी होती है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो ग्रो करते हैं। मतलब अगर मिडिल क्लास फैमिली है किसी की, या मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो फिर उस मिडिल क्लास से ऊपर उठता है। तो ये वही है ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर्स। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक बर्डन, पेड द मेजोरिटी ऑफ टैक्सेस, लैक पॉलिटिकल पावर एंड राइट्स। इन सबसे पहली बात तो इनको सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, और इनके पास पॉलिटिकल पावर कोई भी नहीं होती थी, राइट्स ना के बराबर हुआ करते थे। रोल इन द रेवोल्यूशन, की प्ले इन पुशिंग द फॉर चेंज, डिमांडेड इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। जो रेवोल्यूशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। चलो आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब बेटा यहाँ पे जनरली होता क्या है, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, है ना। और ये 1789 में 28 मिलियन हो जाती है, मतलब 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मतलब 50 लाख लोग बढ़ जाते हैं, और लोग देखो, लोग ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो, मोर पीपल, पीपल
डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई कम हो जाती है, फिर प्राइस हाई हो जाती है। ये एनालॉजी आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, इसको मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो पॉपुलेशन ये बढ़ जाती है और लीडिंग टू हायर फूड डिमांड, फूड शॉर्टेज, ग्रेन प्रोडक्शन कुड नॉट मीट डिमांड कॉजिंग ब्रेड प्राइसेस टू राइज। अब देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है, ठीक, और वो डिमांड को नहीं पूरा कर पाता है, जिसके कारण जो प्राइसेस होती हैं वो हाई हो जाती हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है ना। लो वेजेस, वर्कर्स वेजेस स्टेड लो बट फूड प्राइसेस कीप्ट इंक्रीजिंग। मतलब लोगों की जो तनख्वाह थी, या जो पीजेंट्स के वेजेस मिला करते थे उनको, जो उनकी कमाई होती थी वो वही थी, लेकिन जो ब्रेड के प्राइसेस थे और मतलब जो भी उनके खाने पीने की सामग्री थी उसके प्राइसेस आसमान को छू रहे थे, मतलब महंगाई बढ़ रही थी, है ना। वाइडनिंग गैप, द रिच बिकम रिचर, पुअर एंड द पुअर स्ट्रगल मोर। मतलब अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। नेचुरल डिजास्टर, ड्रॉट एंड हेल स्टॉर्म रिड्यूस क्रॉप्स, वर्सनिंग फूड शॉर्टेज। उस टाइम पे बेटा एक और मतलब कह सकते हो उनकी बुरी किस्मत थी कि सूखा पड़ जाता है और हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले पड़ने लगते हैं, जिसने जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कम कर दिया, है ना। वो क्रॉप की प्रोडक्शन कम होती है तो फिर इससे फूड की शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अब कोई चीज़ कम पैदा हो रही है तो फिर उसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन कम वो मतलब पहुंचाई ही जा रही है तो कम लोगों को मिलेगी और उसके प्राइसेस तो बढ़ने तय ही हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मेनी कुड नॉट अफोर्ड फूड लीडिंग टू फ्रिक्वेंट हंगर एंड सफरिंग। बहुत सारे लोग फूड एफर्ट नहीं कर सकते थे, इसके कारण बहुत लोग भूख से मरे भी होंगे, और फ्रिक्वेंट हंगर एंड सफरिंग, और बहुत ज्यादा उन्होंने सफर किया होगा। और बेटा इससे देखो हमें मतलब ये मिलता है, देखो, द क्राइसिस इंक्रीज पीपल्स एंगर कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो मतलब घटना थी ना, इसने भी एक मेजर रोल प्ले किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रो करती है, फूड की डिमांड बढ़ती है, जो फूड की डिमांड है, जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो डिमांड से मतलब मैच नहीं हो पाता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस बहुत लो रहते हैं, जबकि जो फूड की प्राइसेस है वो ज़्यादा ही रहती हैं। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब को और मेहनत करनी पड़ रही है और ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है, सूखे पड़ रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। इन सब ने जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है उसमें कंट्रीब्यूट किया और उसको एक और आग दी, है ना, उसको मतलब और सपोर्ट दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। A growing middle class in savages to an end to privileges। जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है बेटा, जो जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये ये भाई, हाँ, ये इसका क्या था कि मतलब इन्हें प्रिविलेजेस को एंड करना था, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब राजा का बेटा राजा बने, ये सारी चीजें। पास्ट गोल्स, peasants and workers had protested against the high prices, high taxes and food shortages, but lacked proper leadership and plans for major changes। जो peasants थे और workers थे, peasants मतलब जो इन नॉवेल्स के यहाँ पे काम किया करते थे और मतलब इनके नौकर हुआ करते थे, और वर्कर्स मतलब जो काम करते थे, है ना। उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया हाई टैक्सेस के खिलाफ और जो फूड शॉर्टेजेस था, लेकिन उन्होंने बिना किसी प्लान के प्रोटेस्ट किया और उनका कोई लीडर नहीं था उस टाइम पे। तो इससे उन्होंने इस मतलब स्टेप से बहुत मेजर चेंजेस नहीं ला पाए वो। रोल ऑफ मिडिल क्लास, एजुकेटेड एंड वेल्थी थर्ड स्टेट मेंबर लेड एफर्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। जो एजुकेटेड और वेल्थी थर्ड स्टेट के लोग थे, भाई गरीब हैं बहुत सारे, मान लो गरीब लोग हैं, उसमें कोई होगा तो थोड़ा बहुत अमीर होगा, तो यहाँ पे उसी को मतलब दर्शाया गया है या बताया गया है कि जो एजुकेटेड और वेल्थी थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने एफर्ट डालना शुरू किए जो है सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के लिए। सोशल मतलब वो जो
जो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी जो है सोसाइटी, और इकोनॉमिक मतलब हाई टैक्सेस, फूड की हाई प्राइसेस, हाई डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन कम है, इन सब के खिलाफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मिडिल क्लास बिकम रिच थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। बेटा जो एक मिडिल क्लास था वो और अमीर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है फ्रांस में, है ना। क्यों इंक्रीज होती है बताता हूँ आगे। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूड मर्चेंट, लॉयर्स एंड ऑफिशियल्स हु अपोज प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो मर्चेंट, लॉयर और ऑफिशियल्स थे जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपोज किया था प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बिलीफ इन मेरिट, दे बिलीव सोशल स्टेटस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट नॉट बर्थ। मतलब अ, एक व्यक्ति अपने काम से जाना जाना चाहिए, ना कि अपने जन्म से, जो कि फ्रांस में अभी तक वो हो रहा था कि राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, या कमांडर का बेटा कमांडर, ये इस टाइप वाली चीजें, है ना। तो इस सोशल स्टेटस को वो चेंज करना चाहते थे। आगे देखते हैं हम क्या सीन है। हाँ, तो फ्रांस की सोसाइटी पे बेटा इनका मतलब ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये लोग मतलब सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं। और हर सोसाइटी में देखो कोई ना कोई फिलोसफर होता है या कोई सत्यार इंसान होता है जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है और वो सोचता है, अपने विचार को प्रकट करता है। जैसे कि बहुत सारे फिलोसफर होते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जैसे कि जॉन लॉक, रोस्यू और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट अपनी किताब में बताते हैं कि अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की को और डिवाइन रूल ऑफ किंग को अपोज करते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा का बेटा राजा बने, और डिवाइन रूल ऑफ किंग मतलब राजा का एक तरफा शासन हो, मतलब वो जो बोल दे वो हो, वो जो लॉ पास कर दे वो लॉ बना रहे। इसी प्रकार जीन जैक रोसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी किताब है। ये किताबों का नाम आपको याद रखना है, ओके। सजेस्टेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मतलब लोग उसको इलेक्ट करें, उनका ऐसा था, है ना। गवर्नमेंट कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा करे, लोग उसको इलेक्ट करें और वो गवर्नमेंट को चलाएं। उनका इनका ऐसा मानना था। और मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा और उसमें बताया कि ये डिवीजन ऑफ पावर्स को प्रपोज करते थे। मतलब जो पावर है वो एक ही बंदे के पास, एक ही इंसान के पास ना रहे। इन्होंने 3 मतलब पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब, है ना, जो लॉ बनाएंगे, जो लॉ पारित करेंगे और जो मतलब सही गलत का फैसला करेंगे। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इनका बेटा मतलब ये समझो ये सत्यार लोग थे, इनके पास कोई काम नहीं था। ये फिलोसफर्स हैं और ये बैठ के अपनी मतलब मैथ, अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणित लगा रहे हैं, है ना। अब आगे देखो। इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन inspired the French by providing the freedom and individual right could be protected in a democracy। अब देखो, अब देख रहे हो मतलब प्रभु की महिमा। फ्रांस के राजा ने अमेरिका की मदद की, ठीक है। अमेरिका में डेमोक्रेसी आई। अब जो यहाँ के लोग थे वो उसी अमेरिका से ही सीख रहे हैं और फ्रांस के राजा को हटाने की बात कर रहे हैं। ये देखो, इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट कुड बी प्रोटेक्टेड इन डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें प्रोटेक्ट हो सकती है। मतलब आपकी फ्रीडम, अगर डेमोक्रेसी है आपकी कंट्री में तो फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में आपको मिल सकती है। तो अमेरिका का जो रेवोल्यूशन है उसका कुछ इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। स्प्रेड ऑफ आइडियाज, इनलाइटमेंट आइडियाज वर डिस्कस्ड इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। देखो बेटा, आइडियाज मतलब इनलाइटमेंट आइडियाज। अब ये सारे आइडियाज बाल का नाई की दुकान पे, चाय पीने की दुकान जहाँ पे लोग बैठ के चाय मतलब पीते हैं और जहाँ पे, है ना,
न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में, ये सारी चीजें पब्लिश होने लगी। लोग इसके ऊपर बात करने लगे। जो लोग पढ़े नहीं थे वो भी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाने लगे, आइडियाज देने लगे रेवोल्यूशन के, फ्रांस के राजा को हटाने के। ये सारे जो है आइडियाज स्प्रेड होने लगे फ्रांस में बहुत तेजी से। पीपल हु कांट रीड लिसन टू दीज आइडिया इन ग्रुप रीडिंग, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, बहुत सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो वो सुनते थे उनको। ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट प्रिविलेजेस। अब लोग ये चीज सुन रहे हैं कि हाँ भाई, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, ये गलत हो रहा है, ये नहीं गलत हो, तो अब लोगों के अंदर आग वो जल रही है, लोगों के अंदर आग वो पैदा हो रही है कि नहीं, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। अभी तक लोग उसको सहते रहे, लेकिन अब जो है वो इसके खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। News that Louis XVI planned to increase taxes led to protest against the unfair system of privileges। जो कि एक खबर थी, जो कि लुइस 16 को ने मतलब ऐसा प्लान किया टैक्स को बढ़ाने का। उसने प्रोटेस्ट को और बढ़ावा दिया, मतलब उसने समझो आग में घी का काम किया, जो कि बहुत सही, मतलब आग भी थी और वो घी तो अच्छा था ही। घी खैर बुरा था, आग अच्छी थी। लेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो सारे आइडियाज थे और जो इवेंट थे, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया, इनकरेज किया लोगों को इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए और न्यू गवर्नमेंट सिस्टम के लिए लड़ने का, है ना। एक बार देखो, मैं बताता हूँ तुमको हमने अभी तक क्या पढ़ा। 14 जुलाई 1789 लोग बास्टील पे अटैक करते हैं, प्रिजनर्स को रिलीज करते हैं, और जो अब राइट्स होने लगते हैं कंट्री साइड में, पेरिस में। ये तो हमारी कहानी थी शुरू होने की। अब ये 14 जुलाई 1789 को ये होना था। अब हम इसके पहले की कहानी यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, मतलब 1774 में है हम। हमको यहाँ से जाना है 1789 पे, 14 ऑफ जुलाई 1789 पे। लुइस 16 राजा बनता है 20 की उम्र में, मैरी एंटोनियट से शादी होती है उसकी। फ्रांस के पास पैसा नहीं था, ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी थी। फिर राजा ने इसके लिए टैक्स इम्पोज करने का सोचा, जो कि टैक्स इम्पोज करता है। और ये 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। टैक्स को बढ़ाने की वो सोचता है ना। उसके लिए वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाता है। 2 टाइप के टैक्सेस होते थे, टाइथ और टाइल। फिर हम आते हैं, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 टाइप में डिवाइड थी। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फिर उसके बाद स्ट्रगल टू सर्वाइव या सब्सिस्टेंस क्राइसिस, आप इसको कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो है। पॉपुलेशन ग्रो होती है, 5 मिलियन की पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है 23 मिलियन से 28 मिलियन तक। 1715 में इतनी थी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन फिर बढ़ के इतनी हो जाती है जो कि जो लीडिंग टू हायर फूड डिमांड, और जिसके कारण फूड की डिमांड बढ़ती है। प्रोडक्शन कम होता है जिससे कि डिमांड फूड की मीट नहीं हो पाती है, और इसके कारण जो है प्राइसेस वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोगों को जो तनख्वाहें थी या जो उनकी मतलब मेहनताना था वो उतना ही मिल रहा था, लेकिन महंगाई और बढ़ती जा रही थी। नेचुरल डिजास्टर भी इस टाइम पे आ जाते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाता है और ओले पड़ने लगते हैं, जिसके कारण फसल और बर्बाद हो जाती है। और ये भी एक कारण थे कि जो फूड की शॉर्टेजेस हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं फिल कर पा रहे थे खाना, और जिसने मतलब लीड किया इंक्रीज पीपल्स एंगर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस टू एन एंड टू प्रिविलेजेस। पास्ट रिवॉल्ट जो थे, पहले मतलब इन्होंने रिवॉल्ट किया था लेकिन बिना प्रॉपर लीडरशिप के और बिना प्लान के। लेकिन और फिर मतलब इनका ये प्लान काम नहीं आया था, मतलब इनका ये जो सिस्टम है काम नहीं किया था। मिडिल क्लास का रोल, जो थर्ड स्टेट के वेल्थी लोग थे, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए अपने एफर्ट डालने शुरू किए। इकोनॉमिक ग्रोथ, मिडिल क्लास
मतलब अब थोड़ी बहुत रिच होती है। जो एजुकेटेड प्रोफेशंस थे वो प्रिविलेजेस बाय बर्थ को अपोज करते हैं और बिलीव करते हैं कि लोग अपने काम से जाने जाने चाहिए, ना कि अपने बर्थ से। फिलोसफर के इन्फ्लुएंस हैं, जो कि तीन फिलोसफर मेन है। पहला जॉन लॉक, रोसू एंड मॉन्टेस्क्यू। ये आप पढ़, मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, ठीक है, और कंक्लूजन हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम पढ़ चलते हैं चैप्टर के दूसरे टॉपिक, जो कि है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा दूसरे टॉपिक में हम चले चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को पहले। ठीक है, नीड फॉर टैक्सेस। जो लुई 16 था, उसको टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अब अगर टैक्स बढ़ाना है राजा को, तो राजा के पास लिमिटेड पावर थी टैक्स को लेकर। ठीक है, टैक्स जो है किंग अकेले नहीं इम्पोज कर सकता था, उसको स्टेट जनरल की मतलब अप्रूवल की जरूरत थी, है ना। और स्टेट जनरल की मीटिंग इसके लिए बुलानी पड़ती थी किंग को। किंग के पास ये पावर थी कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सके, लेकिन वो खुद अकेला टैक्स नहीं इम्पोज कर सकता था। जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी बेटा, वो लास्ट टाइम जो हुई थी इन 1614 मतलब 1614 में हुई थी, और अब ये 5 मई 1789 को होने जा रही है ना। देखो, अब हम जाने वाले थे 14 जुलाई 1789, है ना। 1774 में लुइस राजा बनता है। वहां से हमारे यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे 5 मई 1789 पे पहुंच गए। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब जहां से हमने शुरू किया था, अब हम यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो बास्तिल का किला जो था उसकी स्टॉर्मिंग है, मतलब प्रिजनर्स का वहां से छूटना, कंट्री साइड में प्रोटेस्ट होना, राइट्स होने, इन सब पे हम पहुंचने वाले हैं अभी। तो ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी, उसको किंग को बुलाने की पावर थी उसके पास। और ये स्टेट जनरल की मीटिंग जो है बेटा, मैं बताता हूँ। स्टेट मीटिंग में 3 पार्ट्स होते थे। पहला फर्स्ट स्टेट के लोग, फिर सेकेंड स्टेट के लोग, और फिर थर्ड स्टेट के लोग। जो फर्स्ट स्टेट थे इसमें 300 लोग थे, इसमें भी 300 लोग थे, और इसमें 600 लोग थे, है ना। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होता था, जैसे 300 लोग हैं तो इनका जो मतलब बहुमत का वोट होता था, एक स्टेट का एक वोट माना जाता है। मतलब ऐसा सिस्टम अभी तक फ्रांस में चल रहा था। जो स्टेट की मीटिंग थी, 1 स्टेट इक्वल 1 वोट। तो मतलब एक वोट इसके और एक वोट इनके, है ना। मतलब टोटल 3 वोट हुआ करते थे, जिसमें से इन 300 के एक वोट, इन 300 के एक वोट, और इन 600 लोगों के एक वोट, है ना। तो जनरली होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले आपस में 60 गार्ड बैठा लेते थे और बातचीत करके, मतलब जो दोनों वोट है, जो मतलब टैक्स इम्पोज करने का वोट है या बहुमत, मतलब किंग के साइड ही रहता था, तो टैक्स इम्पोज हो जाता था। ठीक है, और ये देखो फर्स्ट स्टेट मतलब ये कंप्राइजेस ऑफ क्लर्की 300 मेंबर्स इसमें, सेकंड स्टेट नोबिलिटी 300 मेंबर्स इसमें, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल 600 मेंबर्स। और ये पीछे खड़े हुआ करते थे, इनके लिए इनको बैठने की जगह नहीं दी जाती थी। और ये जो 600 मेंबर्स थे, है ना, peasants, artisans and women were not allowed but sent grievances through 40,000 लेटर्स। ये 40,000 लेटर्स इनके थ्रू ये सेंड कर सकते थे। ये अलाउड तो नहीं थे यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन इनके पास ये राइट थे कि ये यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इन 600 मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, अब वोटिंग डिस्प्यूट क्या था, मतलब वोटिंग का सिस्टम क्या था। ट्रेडिशनली ईच स्टेट हैज
हैड वन वोट, मतलब हर स्टेट के पास वन वोट होता था। वन स्टेट इक्वल्स टू वन वोट, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस स्टेट के पास एक वोट, इस स्टेट के पास एक वोट और इस स्टेट के पास एक वोट। तो ये जनरली मतलब ये दोनों साथ में मिलके जो फैसला किंग लेना चाहता था उसी पे मोहर लगा देते थे और उसी को वोट ज्यादा दे देते थे। द थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग, वन वोट पर मेंबर। मतलब अगर जैसे 300 मेंबर है ना, अब मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टेट में, तो इस यहाँ पे 300 वोट्स होने चाहिए। 600 मेंबर्स हैं अगर थर्ड स्टेट में, तो यहाँ पे टोटल 600 वोट्स होने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। जो कि उनका कहना बहुत सही था। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर रॉस्यू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा। और ये सारे लोग जो है मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये रॉस्यू से इंस्पायर होते हैं। ठीक है। अब इसमें किंग का डिसीजन क्या होता है? किंग इनके इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है और थर्ड स्टेट यहाँ से चली जाती है। अब देखो वो सीन क्रिएट हो रहा है ना? जो 14 जुलाई वाला सीन था, 14 जुलाई 1789, अब वो सीन धीरे 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 क्रिएट हो रहा है। किंग ने इनके डिसीजन को मतलब डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड स्टेट वहां से चली जाती है प्रोटेस्ट पे। थर्ड स्टेट का जो स्टैंड था वो उनको जो है, दे सॉ देमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होल फ्रेंच नेशन। अब वो इस समय खुद को मतलब ऐसा देख रहे थे कि वो पूरे फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव की तरह खुद को देख रहे थे। पीपल बॉयकॉटेड मीटिंग एंड असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट। अब ये टेनिस कोर्ट बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, टेनिस कोर्ट ओथ। अब देखो राजा ने क्या हुआ, राजा ने टैक्स बढ़ाने की सोची। राजा ने टैक्स बढ़ाने का इसलिए सोचा क्योंकि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी? फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए अच्छी नहीं थी, वॉर्स की वजह से। ठीक है। और पैलेस ऑफ वर्साइल्स का मेंटेनेंस। तीसरा जो फ्रांस का अमेरिका की हेल्प करना, और 10% जो लोन था उसका मतलब इंक्रीज होना, लोन इंटरेस्ट इंक्रीज टू 10%। ये 4 रीजन थे। अब मीटिंग बुलाई जाती है, वहां पे मीटिंग में जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है वहां पे वन स्टेट वन वोट का सिस्टम होता है। लेकिन जो थर्ड स्टेट होता है उसका ऐसा कहना था कि हमें वन पर्सन वन वोट चाहिए। उनकी डिमांड ये थी, किंग उनकी डिमांड को खारिज कर देता है, नहीं मानता है, वो वहां से उठ के चले जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। पीपल बॉयकॉटेड मीटिंग एंड असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट। ठीक है। टेनिस कोर्ट ओथ। अब देखो, अब हम यहाँ पे 20 जून पे आ गए हैं, मतलब हमें 14 जुलाई पे जाना था और अब 20 जून पे आ गए हैं, हमें जुलाई पे भी जाना है ना। 1789 दे गैदर्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्साइल्स। जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था उसके अंदर एक टेनिस कोर्ट था, लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। और जनरली इनका 2 स्टैंड था। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली, vowed not to disperse until they drafted a constitution to limit the king's power। अब यहाँ पे बेटा जो ये लोग तो इकट्ठा होते हैं 20 ऑफ जून 1789, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 20 ऑफ जून 1789। इनका जो मेन 2 मोटिव था, या टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? जनरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो आपको क्या लिखना है? 2 पॉइंट इसमें लिखने, पहले शुरू ऐसे करना है, टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789 the people of third state gathered in an indoor tennis court at Versailles। फिर पहला पॉइंट ऐसे आपको मेंशन करना है, फॉर्मेशन दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली और दे वाउड नॉट टू डिसअपीयर अंटिल दे डिक्लेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द किंग्स पावर। या फिर वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्राफ्ट कर दे, है ना। ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। और लीडर्स लाइक मिराबू इन नोबल हु अपोज फ्यूडल सिस्टम। बेटा यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है, मिराबू जो है ये एक नोबल थे, मतलब ये एक
जो फर्स्ट सेकंड स्टेट के मतलब पर्सन थे, और इनको ये मतलब फ्यूडल सिस्टम नहीं अच्छा लगता था। मतलब इनको ये चीज अनफेयर लगती थी, तो ये इसके अपोज में आए, इनका साथ दिया। और अबेसियस, अब हम इनके बारे में भी जानते हैं आगे। ये देखो, ये रही टेनिस कोर्ट ओथ, प्रिपरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक लुइस डेविड। खैर इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये नाम, क्योंकि भाई आप यूपीएससी का एग्जाम तभी देने जा नहीं रहे हो, 10th का एग्जाम देना है, 9th का, है ना। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं, और ये टेनिस कोर्ट होता है ना। टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक। अब मेराबूज रोल, ये सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे। ही गेव पावरफुल स्पीचेस एंड पब्लिश अ जर्नल टू इंस्पायर पीपल। ये मतलब बहुत प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल स्पीचेस देते थे, जो कि थर्ड स्टेट के पीपल को सपोर्ट करती थी। जब ये देखो, ये बात ध्यान रखने वाली है कि सेकंड स्टेट से थे, है ना। और पब्लिश द जनरल टू इंस्पायर पीपल, और इनकी जनरल पब्लिश होती है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अब ये पैम्फलेट, ही वाज अ प्रीस्ट, ये प्रीस्ट थे, मतलब ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, है ना। हु रोट व्हाट इज द थर्ड स्टेट सपोर्टिंग कॉमन पीपल। इनका भी स्टैंड कॉमन पीपल को सपोर्ट करना था। इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इन्होंने सोचा था थर्ड स्टेट के बारे में, तो इन्होंने थर्ड स्टेट के ऊपर एक पैम्फलेट लिखा, और ये भी सपोर्ट करते थे। मतलब ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ क्राइसिस इन फ्रांस। अब बेटा, ये टर्म है सेवरे विंटर, ये आपको याद रखना है यार। बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा बस ऐसे देख लो काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं भी ले सकते हो, तो आपको जनरली एक बार पीपीटी को तो दोबारा, 2 बार 3 बार एक बार देखना पड़ेगा, तो जाके आपके दिमाग में चीजें आएंगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप एक बार में देख के एग्जाम में टॉप करने वाले हो, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। बाकी मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ, और आपको भी अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। नोट्स बनाते जाओ साथ में, ठीक है। सेवरल विंटर लेड टू बैड हार्वेस्ट एंड हाई ब्रेड प्राइसेस। अब देखते जाओ ये चीजें कैसे होती जा रही हैं, और हम यहाँ पे आने वाले हैं बस 14 जुलाई 1789। जो फ्रांस में क्राइसिस है, यहाँ पे मतलब सीन अलग चल रहा है। यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग जो है नेशनल असेंबली फॉर्मेशन में बिजी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी हैं। और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि बहुत मतलब बहुत कड़क ठंड पड़ी। सेवरे विंटर लेड टू बैड हार्वेस्ट एंड हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब सेवरे विंटर के कारण जो हार्वेस्ट है वो बैड हो जाती है, ठीक है। सेवरे विंटर बैड हार्वेस्ट, और फिर ब्रेड प्राइसेस हाई, हाई फूड प्राइसेस, खाने की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं। बैंकर्स होल्डेड ब्रेड मेकिंग पीपल वेट इन लॉन्ग लाइन्स। एंग्री वुमेन्स स्टॉर्म शॉप टू गेट फूड। ये सारे सीन्स होते हैं क्राइसिस इन फ्रांस। और फिर जो ये सारे मतलब ये सारी घटनाएं होती हैं, इसके कारण अब लोग लाइन में खड़े खड़े हो रहे हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन में लग रहे हैं, बस किस लिए, एक ब्रेड पाने के लिए। जो वुमेन्स हैं वो शॉप्स पे धावा बोल दे रही हैं खाने के लिए। और इसकी वजह से लोगों के अंदर की जो आग थी ना, वो बस फूटने वाली थी, वो ज्वालामुखी फूटने वाला था। अब बस वो मतलब आग बाहर आने वाली ही थी, वो गुस्सा था बाहर आने वाला था। और अब अंततः लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, और 14 जुलाई 1789 जहाँ पे हम आ गए, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल ये होता है। जो राजा है वो ट्रूप्स को पेरिस भेजता है, ये एक पैनिक सीन क्रिएट करता है, ठीक है। और फ्यूरियस क्राउड अटैक द बास्टिल, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। और बहुत सारी मतलब उमड़ी हुई भीड़, मतलब एक जुलूस, है ना, वो जो बास्टिल पे अटैक कर देता है, जो कि रॉयल पावर का सिंबल है, ये याद रखना, ठीक है।
फिर उसके बाद पीजेंट्स रिवॉल्ट इन कंट्री साइड। अब जो पीजेंट्स का रिवॉल्ट है वो कंट्री साइड में भी बढ़ जाता है, वहां से पीजेंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। पीजेंट्स वहां से प्रिजनर्स जो है बास्टिल से रिलीज होते हैं। तो और कंट्री साइड में रिवॉल्ट बढ़ जाते हैं, पेरिस में रिवॉल्ट बढ़ जाते हैं। अब इसी के बीच ये ऐसी रिमर्स फैल जाती हैं कि जो नोबल्स हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं या तो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, उन्होंने वो हैड हायर्ड बैंडिट्स, बैंडिट्स बेटा आप कह सकते हो डाकू, है ना, टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। मतलब उन्होंने जो कॉमन पीपल हैं उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए डाकू को हायर किया, जो नोबल्स थे। ऐसी र्यूमर्स फैलती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी र्यूमर्स फैलती हैं। Peasants attacked mansions, looted grains, and burned tax records. Many nobles fled to other countries. अब इस अब जो मतलब ये रूमर्स फैलती हैं, अब इसके मतलब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो पीजेंट्स होते हैं वो मैंसन्स पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। ग्रेन्स को लूट लेते हैं और टैक्स रिकॉर्ड को बंद कर देते हैं कि मतलब किसने टैक्स पे किया, किसने नहीं पे किया, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारे नॉबल्स, मतलब बहुत सारे रिच लैंड ओनर्स, ये दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। फिर अब इसके बाद किंग का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं तो फिर अब अगर किंग इसको देख रहा है, ये मतलब बहुत बड़ी चीज है। लोगों के मतलब जितने भी फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट के लोग थे उनके घरों पे धावा बोला जा रहा है, मैंसन्स को तोड़ दिया जा रहा है, अनाजों को लूट लिया जा रहा है। तो अब इसके बाद किंग का क्या डिसीजन था? सीइंग द रिवॉल्ट, लुइस 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद जो लुइस 16 अब फाइनली जो है नेशनल असेंबली को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और 4 ऑफ अगस्त 1789, बेटा ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 4 ऑफ अगस्त 1789 को जो ये नेशनल असेंबली है वो डिमांड रखती है कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, एबॉलिश टैक्सेस और एबॉलिश प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, जो कि फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और 4 ऑफ अगस्त 1789 को फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है, टैक्सेस जनरली टाइट्स को एबॉलिश कर दिया जाता है, और प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा, प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ ये हो गया। और एबॉलिश टैक्सेस, टैक्सेस आपने देखा ही, टाइट्स को एबॉलिश कर दिया जाता है, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, ये रहा टाइट्स। और फिर एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जनरली बेटा होता है कि अगर कोई अमीर या रिच लोग हैं उनके यहाँ पे काम करना, या इस काम करने की हायरार्की को जो है फ्यूडल सिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है। अब फिर ये जो नेशनल असेंबली फॉर्म हो जाती है, किंग ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वोटिंग सिस्टम को हम समझते हैं। देखो पैसे, अब ये जो मतलब ये चीजें दो पार्ट में डिवाइड थी बेटा, इसके बाद भी। अब इसके बाद फ्रांस जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अभी उस पर हम बाद में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अभी भी राजा तो था, किंग इज देयर, ठीक है। किंग इज देयर बट ही हैज टू रन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ऐसा सीन था, सेपरेशन, ठीक है। अब फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू लिमिट द किंग्स पावर एंड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके लिए मतलब इस चीज को करने के लिए पावर की सेपरेशन होती है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेचर जो कि लॉज को बनाएगी, जो कि नेशनल असेंबली थी, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, और जुडिशरी इंटरप्रिटेड लॉज जो कि सही गलत का फैसला करने वाली है। अब वोटिंग सिस्टम इसमें क्या था, अब मतलब ये जो नया सिस्टम बनता है इसमें वोटिंग सिस्टम क्या था, जो लोग 25 साल के ऊपर के थे, ठीक है, 25 साल या 25 साल के ऊपर के थे, बस वही और वोट कर सकते थे। मतलब
ये रहा। और या तो जो एक सर्टेन टैक्स पे करते थे, मतलब अपने अपना 3 दिन का मेहनताना, ये जो टैक्स था, अगर वो अर्न कर रहा है 4 दिन तो अपने 3 दिन का मेहनताना अगर एज अ टैक्स पे कर रहे हैं तो वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाएंगे और उनको वोट करने के राइट थे, ठीक है। और फिर जो वुमेन, चिल्ड्रंस और पुअर मैन विथ नो वोटिंग राइट, इनको हम पैसिव सिटीजन्स कहते थे। मतलब इसमें भी यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है बेटा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी भी है, ठीक है। मतलब 25 साल के ऊपर के लोग ही अभी वोट कर सकते थे, और या तो फिर जो लोग एक सर्टेन टैक्स पे करते थे वो वोट कर सकते थे। उसके बाद और इनको हम एक्टिव सिटीजन्स कहते थे, ठीक है। ये हमारे एक्टिव सिटीजन्स होते थे। और फिर वुमेन्स, चिल्ड्रंस और पुअर मैन जो कि टैक्स नहीं पे करते थे, इनको हम पैसिव सिटीजन्स कहते थे। अब हम वोटिंग सिस्टम देखते हैं। देखो, पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मैन। 3 मिलियन लोग मतलब मेंस थे, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। मतलब वुमेन, चिल्ड्रन और जो यूथ था वो 25 से कम का यूथ वो वोट नहीं कर सकता था। और अ, मतलब ये पैसिव सिटीजन्स थे जनरली, और 3 मिलियन पैसिव सिटीजन्स थे, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स इंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28, मतलब 28 मिलियन में से बस 4 मिलियन लोग, मतलब 28 है ना, 2 करोड़ 80 लाख लोगों में से बस 40 लाख लोग वोट कर सकते थे, ऐसा सिस्टम। ये वोट करते थे 50,000 मैन को, ठीक है, इलेक्टर्स। और ये इलेक्टर्स फिर 745 मेंबर्स को, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, उनको वोट करते थे, जो कि लेजिस्लेचर है। फिर ये एक्सिक्यूटिव को वोट करते थे, कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। और ये मिनिस्टर को भी कंट्रोल करते थे, और यही वोट करते थे जुडिशरी को फॉर्म करने के लिए। मतलब अब देखो, अब ये राजा इनके हिसाब से चल रहा है, बताता हूँ। जो लेजिस्लेचर के हिसाब से राजा चल रहा है, लेजिस्लेचर के हिसाब से मिनिस्टर चल रहा है, मतलब ये कंट्रोल कर रहा है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। राजा है अभी भी है, राजा के मिनिस्टर्स भी हैं अभी भी हैं, लेकिन अब वो लेजिस्लेचर मतलब नेशनल असेंबली के हिसाब से चल रहे हैं। और इस नेशनल असेंबली को जो है 50,000 लोग सेलेक्ट करते थे, वोट करते थे। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब ये जो 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन थे, ये डायरेक्ट नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट कर सकते थे नेशनल असेंबली को, जैसा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में होता है। आप जनरली प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं। आप एमपीज और एमएलए को इलेक्ट करते हो, फिर वो प्रेसिडेंट को जाके इलेक्ट करते हैं, है ना, ऐसा सीन है। वही कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी था, ठीक है। अब फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब इन सब चीजों में मतलब ये राइट्स की डिक्लेरेशन होती है, जो कि मतलब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, गारंटी टू राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी बेटा, रटने के अलावा कोई चारा नहीं है ना। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। Declare these things are natural and inalienable rights could not be taken away। अब ये सारे राइट्स को ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि ये सारी चीजें वापस नहीं ली जा सकती, है ना। द स्टेट हैड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। अब स्टेट को मतलब नोबेल्स को, या जो किंग होंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब उसको ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा जो है नेशनल असेंबली का मतलब मानना था या ड्राफ्ट करती है। अब कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं जनरली, तो आइए हम उनको एक बार देख लेते हैं। द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन बेटा जनरली कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसा शेप है उसका। Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free। जो ब्रोकन चैन है बेटा, ये स्लेवरी को फेटर करती है, ठीक है। चेन्स वर यूज्ड फॉर टू फेटर स्लेव, मतलब ये स्लेव्स को बांधने के लिए या जकड़ने के लिए यूज की जाती थी। अब यहाँ पे ब्रोकन चेन जो है वो स्टैंड करते हैं यहाँ पे बिकमिंग फ्री। तो आपको ये दो चीजें इसमें याद रखनी है, ब्रोकन चेन और बिकमिंग फ्री। फिर ऐसे ही हमारे पास है द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेट्स।
One rod can easily be broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. यहां से कुछ ऐसा समझाया जा रहा है, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। एक यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे रॉड्स हैं, फिर उसको ऊपर मतलब एक टेप नुमा कागज से लपेटा गया है। एक को जैसे देखो आप, एक कोई पतली सी लकड़ी लो, उसको आप तुरंत ऐसे खट से करोगे टूट जाएगी, लेकिन आप बहुत ढेर सारी पतली पतली लकड़ी लो और इतना मोटा उसको बनाओ, उसको लपेट दो और फिर उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो नहीं टूटेगी। तो कुछ यहाँ इसी मतलब इस प्रकार दर्शाया जा रहा है कि जो बंडल ऑफ रॉड्स है ये मतलब शो करता है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। रेड फाइजियन कैप, कैप वर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। अभी जो कैप है ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, है ना। ये कैप मतलब स्लेव के द्वारा पहनी जाती थी जब वो फ्री हो जाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल स्क्रीन आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे जो ये आंख है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये पहली बात तो ये बता रही है कि आई जो है नॉलेज के लिए स्टैंड करती है, और फिर उसके बाद जो ये चारों तरफ सूरज की किरणें है ना, आपको शायद से दिख नहीं रही होंगी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये सूरज की किरण है, आई विद इन ट्रायंगल, और जो रेज ऑफ सन है वो जो जितने भी क्लाउड्स हैं इग्नोरेंस के, मतलब अभी तक जितने भी बंधन थे कि थर्ड स्टेट के लोग पढ़ नहीं सकते, या जितने भी मतलब, ठीक है, कह सकते हो आप, या प्रिविलेजेस जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला करते थे, या जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बीच में अड़चने पैदा करते थे, उन चीजों को ये मतलब रोकेगी ये चीज, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस फ्लैग, ठीक है, द विंग वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। आपको याद करना है द लॉ टेबलेट, दिस लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। मतलब द लॉ टेबलेट ऐसा है कि ये लॉ सबके लिए सेम है और इसके लिए सब एक बराबर है। मतलब अगर कोई लॉ बनता है तो वो सब पे इक्वली इम्पोज होगा। मतलब अगर ऐसा होता कि कोई किसी को मतलब थप्पड़ मारता है तो उसको जेल होगी, तो अगर फर्स्ट स्टेट का हो, सेकंड स्टेट का हो या थर्ड स्टेट का, सब पे इक्वली इम्पोज होगा। स्पेक्ट्रे सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर की सिंबल थी, ठीक है। और स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी, ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंडिंग। ये इटर्निटी का सिंबल है, क्योंकि देखो आप जनरली एक रिंग देखो, है ना, तो उसकी कहाँ से बिगिनिंग होती है, कहाँ से एंडिंग होती है। जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं, ये मान लो एक रिंग है, ठीक है। अरे नहीं यार, बताता हूँ तुमको। हाँ चलो, अब ठीक है, मान लो ये अच्छी एक रिंग है, मानने में क्या जाता है भाई। चलो ये बन गई रिंग, ठीक है। अब आप जनरली इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस रिंग का बनना कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये इसी चीज को शो करता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कवर करेगा और बाकी 4 टॉपिक्स को। और तब तक के लिए मजे करो, बाय बाय, टाटा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो वीडियो को, जिससे ज्यादा लोग इस चैप्टर को या हिस्ट्री को एकदम अच्छे से पढ़ पाए और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में किसी चीज को समझ पाए। थैंक यू, बाय बाय।